नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहावत है कि समय अगर बुरा हो तो हाथी पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए क्या कहें जो ऐसी मुसीबत को खुद ही दावत दे रहा हो। और ऐसे व्यक्ति का नाम इस समय भारत में एक ही है और वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पर आज चारों तरफ से मुसीबत बरसी। मतदाता पहले से नाराज है। मैं लगातार कह रहा हूं कि मतदाताओं का मन ममता बनर्जी से ऊब चुका है। अब वो ममता बनर्जी को जाते हुए देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ममता बनर्जी चौथी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो तो 4 मई को पता चलेगा। उससे पहले जो हो रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है ममता बनर्जी को, किसी चीफ मिनिस्टर के लिए ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कही होगी, भले ही जजमेंट में नहीं, केवल ऑब्जर्वेशन में कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंट्रल एजेंसी की चलती हुई रेड में किसी व्यक्ति का घुसना, और दुर्भाग्य की बात है कि वो व्यक्ति उस प्रदेश की मुख्यमंत्री, ये डेमोक्रेसी को खतरे में डालने जैसा है। ये जनतंत्र के लिए खतरा है। अब आप बताइए, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ इससे कड़े शब्दों का इस्तेमाल अदालत क्या कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला सेंटर वर्सेस स्टेट का नहीं है जो तृणमूल कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है। ये मामला है एक मुख्यमंत्री का जनतंत्र को खतरे में डालने का। ममता बनर्जी के वकीलों ने एच.एम. सिरवई और डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण देकर ममता बनर्जी का बचाव करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इन लोगों का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि आज़ाद भारत में इस तरह की स्थिति आएगी कि कोई मुख्यमंत्री एक सेंट्रल एजेंसी की रेड के बीच में पहुंचकर दस्तावेज ले जाए। ममता बनर्जी पर आरोप ये भी है कि उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की, और वो अकेले नहीं आई थी। वो प्रदेश के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के साथ आई थी, दूसरे अधिकारी भी उनके साथ आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। ममता बनर्जी के वकीलों को चेताया कि इसको सेंटर वर्सेस स्टेट का मामला बनाने की कोशिश मत कीजिए। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया मालदा की घटना का, जब 7 न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया गया था और कई घंटे तक घेर कर रखा गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को डीजीपी होम सेक्रेटरी को ग्रुप कॉल में लेना पड़ा। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। घंटों के प्रयास के बाद वो न्यायिक अधिकारी छूट पाए, और उसके बाद भी वहाँ से निकलते समय उनकी गाड़ियों पर पथराव हुआ। और आपको याद होगा कि इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत बोल चुके हैं कि वो आधी रात के बाद तक इस पूरी सिचुएशन को खुद मॉनिटर करते रहे। तो देश के इतिहास में इस तरह की अभूतपूर्व घटना थी। ममता बनर्जी को उस समय लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत बहादुरी का काम किया है। उस समय उनकी पार्टी का जो गुंडा तत्व था उसका हौसला बढ़ गया था। उसे लगा दीदी कुछ भी कर सकती हैं। दीदी का न तो केंद्र सरकार कुछ बिगाड़ सकती है, न हाई कोर्ट कुछ बिगाड़ सकता है, और न ही सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उनको मालूम नहीं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून के शिकंजे से ऐसे कोई बच नहीं पाता कानून तोड़कर। ममता बनर्जी ने इस देश का कानून तोड़ा, इस देश के जनतंत्र को खतरे में डालने की कोशिश की, केंद्र राज्य संबंध को बिगाड़ने की कोशिश की, जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का उसको बिगाड़ने की कोशिश की। और ये पहली कोशिश नहीं थी ममता बनर्जी की। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों पर हमला हो चुका है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश हो चुकी है, उनके काम में बाधा तो डाली ही गई। और ये सब हुआ है चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले। आप समझ सकते हैं कि मतदाताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा। मेरा मानना है कि आज जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, ये एक तरह से ममता सरकार की विदाई की कहानी कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। ऐसे में उसका पद पर बने रहना उससे बड़ी बेशर्मी की बात होगी। ममता बनर्जी के पास जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक कोई इसका जवाब नहीं था, उनकी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन मामला यही नहीं रुका, एक मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में भी चल रहा था। आपको याद होगा कुछ महीने पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो बीएसएफ को बॉर्डर के एरिया में ज़मीन दें फेंसिंग के लिए, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर।
जहाँ से घुसपैठ होती है, जहाँ से घुसपैठिए आते हैं जिनको संरक्षण देती है ममता बनर्जी, जो उनके कोर वोटर है। और वो बार बार ये कहती थी कि बीएसएफ तो केंद्र सरकार के हाथ में है, तो फिर कैसे घुसपैठिए आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि आप फेंसिंग नहीं होने दे रही। फेंसिंग के लिए ज़मीन राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार जब तक ज़मीन एक्वायर करके नहीं देती, बीएसएफ फेंसिंग नहीं कर सकती। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 31 मार्च 2026 तक राज्य सरकार भारत बांग्लादेश सीमा के पास ज़मीन एक्वायर करे और उसको हैंडओवर करे बीएसएफ को फेंसिंग के लिए। लेकिन ममता बनर्जी, उनको लगा कि कौन क्या कर लेगा, हमारा हाई कोर्ट क्या कर लेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा, केंद्र सरकार क्या कर लेगी। वो मानती हैं कि वो पश्चिम बंगाल की साम्राज्ञी है, उन पर कोई कानून लागू नहीं होता। पश्चिम बंगाल में वो जो चाहे कर सकती हैं, उनके लिए कोई संविधान, कोई कानून मायने नहीं रखता। तो उन्होंने लैंड एक्वायर नहीं की। तो आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर फाइन लगाया है कि डेडलाइन बीत गई 31 मार्च की, अभी तक आपने न तो ज़मीन एक्वायर की, ना हैंडओवर की बीएसएफ को। तो आप समझ सकते हैं। देखिए, ये मामला जो मैं कई बार कह चुका हूँ, बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता, लेकिन दोहराने की ज़रूरत है। ये मामला केवल एक पार्टी के हारने या एक पार्टी के जीतने का नहीं है, एक सरकार के जाने और दूसरी सरकार के आने का नहीं है, केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं है। ये देश की सुरक्षा का मामला है, देश की एकता अखंडता की रक्षा का मामला है। ममता बनर्जी की सरकार उसके लिए खतरा बनी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया कि उन्होंने जनतंत्र को खतरे में डाला, जनतंत्र को संकट में डाला, और अपने इस काम से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ज़मीन न देना फेंसिंग के लिए, वो दरअसल इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही हैं। उनके लिए इस देश की एकता अखंडता, उसकी सुरक्षा से ज़्यादा प्रिय है जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो यहाँ आकर देश विरोधी काम करते हैं, हर तरह का अपराध करते हैं। लेकिन उनकी खूबी एक ही है ममता बनर्जी की नज़र में, कि वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को वोट देते हैं। इसके लिए, उनको बचाने के लिए वो किसी हद तक जाने को तैयार हैं, और उन्होंने किया भी है। 15 साल से यही किया है। हालांकि इससे पहले सीपीएम भी कर रही थी, सीपीएम ने इसकी शुरुआत की थी और इसको आगे बढ़ाया ममता बनर्जी ने। और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को उन्होंने बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बोलने का मतलब है कि आप बांग्ला संस्कृति और बांग्ला जो पहचान है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि इस तरह के झूठ के नैरेटिव जो है ज़्यादा समय तक टिकते नहीं हैं। वही ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही हैं। उनकी सत्ता जाने वाली है। 4 मई को, फिर कह रहा हूँ, सिर्फ उसकी घोषणा होने वाली है। ममता बनर्जी आज जिस स्थिति में हैं वो अपने किए की वजह से है, किसी और की वजह से नहीं है। उन्होंने मान लिया कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो किसी के खिलाफ कुछ भी कर सकती हैं। जिस तरह से आईपैक पर जो ईडी की रेड हुई थी उसमें वो घुसी, डॉक्यूमेंट, लैपटॉप, मोबाइल सब लेकर चली गई, और उनको लगा कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो वो गलतफहमी उनकी आज दूर हो गई। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, एफआईआर भी हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरी बेंच जो है एफआईआर पर सुनवाई कर रही है, वो मामला भी हमारी नज़र में है। तो आप मान कर चलिए कि जब तक ये फैसला आएगा, ये संभव है, संभव क्या बल्कि लगता ही है चुनाव के बाद ही आएगा, ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना तय लग रहा है। वो पहली चीफ मिनिस्टर बनने जा रही हैं, लेकिन जब तक कार्रवाई होगी तब तक एक्स चीफ मिनिस्टर हो जाएंगी, जिनके खिलाफ फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने, देश की सुरक्षा को खतरे में डालने और सबसे बड़ी बात जनतंत्र को खतरे में डालने का आरोप लगेगा। और इससे ममता बनर्जी को कोई अब बचा नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। अगर उनको छोड़ दिया गया, अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन न हुआ, तो इस देश में अराजकता को आने से कोई रोक नहीं सकता। आज ममता बनर्जी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप किया है, दखल दिया है, कल कोई दूसरा राज्य करेगा। ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, तब उठाया था
कि ज़रा कल्पना कीजिए, उनसे कहा था, उनके वकील से मतलब कहा था कि ज़रा कल्पना कीजिए। वैसे ममता बनर्जी खुद भी बहस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी, काला कोट पहनकर। उनको लगा था बहुत बड़ा भारी काम कर रही हैं। उनकी नकल अरविंद केजरीवाल ने भी की, वो भी मुंह के बल गिरे हुए हैं, उनका मुंह कीचड़ में सना हुआ है। और ममता बनर्जी के साथ वही होने जा रहा है। ममता बनर्जी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ज़रा कल्पना कीजिए कि कल को आपकी केंद्र में सरकार हो और किसी दूसरे राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार हो, उसका मुख्यमंत्री ऐसा करे तो क्या स्थिति होगी। ममता बनर्जी और उनके वकीलों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। राजनीति में नाटक नौटंकी चलती है, लेकिन एक हद तक। लेकिन अदालत में, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ नाटक और नौटंकी नहीं चलता। वहाँ सिर्फ संविधान और कानून के हिसाब से काम होता है। ये बात ममता बनर्जी भूल गई थी, ये बात अरविंद केजरीवाल भी भूल गए थे। अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होने वाला है ये तो अभी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ममता बनर्जी का संकट, चूँकि चुनाव चल रहा है इसलिए और बड़ा है। पहले फेज का मतदान कल होने वाला है और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। तब तक ये मुद्दा चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणियां और फैसले जो है वो जनता में चर्चा का विषय बनते रहेंगे। तो ममता बनर्जी के लिए सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी और हाई कोर्ट का ये फैसला, ये निर्देश, फाइन लगाने का निर्देश, इससे ज़्यादा बुरे समय में नहीं आ सकता था। ममता बनर्जी के पास इसके बचाव में कहने के लिए कुछ है नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि बुराई का अंत ज़रूर होता है, उसमें देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होती। ममता बनर्जी के साथ भी यही हो रहा है। उन्होंने जिस तरह के आतंक का वातावरण बनाया, जिस तरह के आतंक का शासन चलाया, जिस तरह के आतंक की व्यवस्था बनाई, उसको सरकार से लेकर नीचे तक, अपने कैडर तक आतंक का एक बड़ा तंत्र खड़ा किया, भ्रष्टाचार का तंत्र खड़ा किया, कट मनी और सिंडिकेट का तंत्र खड़ा किया। अब वो सारा उनका बनाया हुआ महल भर भरा कर गिरने वाला है और इस महल के गिरने की आवाज़ 4 मई को उनके कानों में इतनी तेज़ सुनाई देगी कि उनको सुनना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो मतदाता है, जनता है। इसीलिए जनता को जनार्दन कहा गया है और जनता जनार्दन का फैसला आने वाला है 4 मई को। ममता बनर्जी को तब एहसास होगा कि उन्होंने 15 साल में क्या किया, पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ क्या किया, पश्चिम बंगाल के लोगों को किस तरह से पीछे रखा, किस तरह का अत्याचार किया उन पर, पूरे देश में किस तरह से पश्चिम बंगाल को पीछे जाने दिया, लोगों का विकास नहीं होने दिया, नौकरी नहीं मिलने दी, केवल आतंक, अपराध और भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन उसका अंत होने वाला है, ये खुशी की बात है। कौन आता है कौन जाता है ये तो बहुत जो है मामूली बात है। आतंक के साम्राज्य का अंत हो, इसका स्वागत सबको करना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।